अजीत दादा ने विधानसभा से बाहर निकलते ही मीडिया के कैमरों की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि साजिश करने वाले भूल गए थे कि बाज की उड़ान और मेरी सियासत को समझना सबके बस की बात नहीं है। इसके बाद वह सीधे अपने दफ्तर पहुंचे, जहां संजय पहले से ही कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ इंतजार कर रहा था। संजय ने बताया कि जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, उन्होंने कबूल कर लिया है कि उन्हें सिर्फ विमान के सेंसर खराब करने के लिए कहा गया था, ताकि पायलट को लगे कि तकनीकी खराबी है और वह घबराकर गलत फैसला ले ले। दादा ने फाइल मेज पर पटकी और कहा कि असली खिलाड़ी अभी भी बाहर घूम रहा है, क्योंकि ये गुर्गे तो सिर्फ मोहरे हैं। तभी फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, जिसने दादा को चेतावनी दी कि इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार किस्मत साथ नहीं देगी। दादा ने बिना डरे जवाब दिया कि अगली बार का इंतजार मत करो, आज ही आमने सामने आ जाओ। इस बातचीत के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। पूरे शहर में नाकेबंदी थी और हर संदिग्ध गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी। दादा ने तय किया कि वह खुद उस पहाड़ी इलाके में जाएंगे जहां विमान गिरा था, ताकि जमीनी हकीकत देख सके। जब वह वहां पहुंचे तो मंजर भयानक था। चारों तरफ बिखरा हुआ मलबा इस बात की गवाही दे रहा था कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। वहां मौजूद जांच टीम ने दादा को बताया कि उन्हें इंजन के पास एक छोटा सा डिवाइस मिला है जो रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता था। इसका मतलब था कि विमान को जमीन से ही क्रैश कराया गया था। दादा ने संजय की ओर देखा और कहा कि अब वक्त आ गया है कि उस मास्टरमाइंड का नाम सार्वजनिक किया जाए जिसने यह घिनौना खेल रचा है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि दादा का पुराना बिजनेस पार्टनर था, जो अब राजनीति में अपना कद बढ़ाना चाहता था। शाम होते होते पुलिस ने उस पार्टनर के घर पर छापा मारा और वहां से भारी मात्रा में विदेशी करेंसी और जासूसी उपकरण बरामद किए। जनता के सामने जब यह सच आया तो चारों तरफ आक्रोश फैल गया। दादा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि राजनीति सेवा के लिए है, जान लेने के लिए नहीं। इस हादसे ने दादा को और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया था। लोग उन्हें अब एक योद्धा की तरह देख रहे थे, जिसने मौत को मात दी थी। संजय ने अंत में पूछा कि क्या अब हम चैन की सांस ले सकते हैं, तो दादा ने कहा कि राजनीति में चैन जैसा कोई शब्द नहीं होता। यहां हर दिन एक नई जंग होती है और हमें हर जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। अजीत दादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी और हर तरफ सिर्फ उसी मास्टरमाइंड की चर्चा हो रही थी जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। पुलिस की गिरफ्त में आए बिजनेस पार्टनर ने धीरे धीरे उन सफेद पोश चेहरों के नाम उगलने शुरू कर दिए जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहे थे। संजय ने दादा को बताया कि इस साजिश के तार सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी शामिल हो सकती हैं जो यहाँ के औद्योगिक विकास को रोकना चाहती हैं। दादा ने तुरंत गृह मंत्री से बात की और इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने की मांग की। इसी बीच अस्पताल से खबर आई कि जो को पायलट गंभीर रूप से घायल था, उसे अब होश आ गया है और वह कुछ महत्वपूर्ण बयान देना चाहता है। दादा खुद अस्पताल पहुंचे और उस घायल पायलट से मिले, जिसने कांपती आवाज में बताया कि उड़ान भरने से ठीक पहले एक अनजान शख्स ने उसे कॉकपिट में घुसकर धमकाया था और एक चिप लगाने को मजबूर किया था। यह सुनकर दादा के पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इसका मतलब था कि एयरपोर्ट की सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध लगाई गई थी। दादा ने तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी के बड़े अधिकारियों को तलब किया और सुरक्षा में चूक की पूरी रिपोर्ट मांगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे थे और पता चला कि उस रात रडार रूम में तैनात एक ऑपरेटर पिछले 3 दिनों से गायब है। पुलिस ने जब उस ऑपरेटर के घर की तलाशी ली तो वहां से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिससे साफ हो गया कि उसे करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई थी, ताकि वह उस रात विमान की लोकेशन को गलत तरीके से दिखाए। दादा ने संजय से कहा कि यह लड़ाई अब सिर्फ मेरी जान बचाने की नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम की सफाई करने की है। उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा का ऑडिट कराने का आदेश दिया। उधर विपक्ष इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा था और इसे राजनीतिक स्टंट बता रहा था, लेकिन दादा के पास अब हर बात का पुख्ता सबूत था। उन्होंने एक विशेष सभा बुलाई और उन सभी सबूतों को जनता के सामने रख दिया, जिससे उनके विरोधियों के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची। इसी दौरान दादा को पता चला कि उनके अपने ही खेमे का एक विधायक उस रात उस मास्टरमाइंड के साथ लगातार फोन पर संपर्क में था।
ये गद्दारी दादा के लिए सबसे बड़ा झटका थी, क्योंकि उन्होंने उस विधायक को अपना छोटा भाई माना था। रात के अंधेरे में दादा ने उस विधायक को अपने आवास पर बुलाया और उसके सामने सारे सबूत रख दिए। विधायक के पास कोई जवाब नहीं था और वह दादा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन दादा ने साफ कह दिया कि जनता के भरोसे और मेरी जान के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। पुलिस ने उस विधायक को वहीं से गिरफ्तार कर लिया और यह संदेश पूरे राज्य में चला गया कि अजीत दादा अब किसी भी गद्दार को बख्शने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे थे, लेकिन दादा के मन में अभी भी एक सवाल था कि क्या यह खतरा पूरी तरह टल गया है। उन्होंने अपनी सुरक्षा टीम को फिर से संगठित किया और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। संजय ने दादा को एक फाइल दी जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति थी, लेकिन दादा ने उसे किनारे रखते हुए कहा कि पहले मुझे इस राज्य के हर नागरिक को सुरक्षित महसूस कराना है। इस हादसे ने दादा के सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया था और अब वह पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और सतर्क राजनेता बन चुके थे।